गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज नया चैप्टर पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखिए इससे पहले मैंने आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जिसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके जो पिछले वाले चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो हमने पढ़ा था तत्व क्या होते हैं। तत्व के बारे में पढ़ा था कि एक ही परमाणु से मिलने वाले, एक ही प्रकार के परमाणु या अणु, एक ही प्रकार के अणु से मिलने वाले जो तत्व, वो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। तत्वों के बारे में क्या होता है, बहुत पहले से बात चल रही है तत्वों के बारे में। अब तत्व दो प्रकार के होते हैं, अधिकतर हमारे देखा है मेटलॉइड भी होते हैं वैसे, एक होते हैं धातु, एक होते हैं अधातु। देखिए प्योर धातु अधातु होते हैं, लेकिन अधिकतर कंपाउंड क्या होते हैं, इन दोनों से मिलके बने होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि धातु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, धातुओं का निष्कर्षण करना पड़ता है। यही कहते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि केवल धातु ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे लिए अधातु भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका भी निष्कर्षण हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसका आधे से आपको नॉलेज मिल सकती है अगर आप 10th क्लास की अपनी बुक बहुत उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो उसको आप क्या हो जाएगा, इस पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आपका ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद हम भविष्य में क्या करेंगे, आप उसके बाद क्या करिएगा देखेंगे। अभी निकट भविष्य में क्या होता है, ये जो धातु और ये जो अधातु हैं, इसके निष्कर्षण का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था में बल्कि और भी इसके सामरिक महत्व भी होते हैं। देखो जैसे चीन है, आजकल हमारे ऊपर बहुत दिक्कत हो रही है ना, आक्रमण वगैरह कर रहा है, अनौपचारिक आक्रमण है वैसे, तो इसमें हमको बहुत योगदान हो सकता है अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो। देखिए धातु कब से मिला है, हमने कहा था हमारे पास धातु की ज्ञान बहुत पहले है। हमारे तब अखंड भारत के जो है बलूचिस्तान से, जो अभी पाकिस्तान में है, यहाँ से 600 BC 6000 BC पूर्व के गए हैं, वो भी प्राप्त हुए हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी बहुत में, तो आपको हिस्ट्री है, वहाँ पे क्या होता है, लोहे के तांबे के अयस्क बहुत मिलते हैं। ये जब भविष्य में आप IAS PCA की तैयारी करेंगे, तो इसमें बहुत ही क्वेश्चन आपको विस्तार से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। खैर अरावली की खान है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, शिलालेख है, मौर्य का शिलालेख, ये सब में पढ़ा जाता है। ऋग्वेद में भी क्या होता है, उसके स्वर्ण का आता है। आज भी हमारे देश में कई इंदस नदी है, वो उसके निक्षेपों से कई जगह स्वर्ण प्राप्त होता है। गोदावरी से कई लोग कहते हैं, ठीक है, गंगा नदी से कहते हैं कई लोग कि स्वर्ण पहले प्राप्त होता था, अब तो नहीं प्राप्त होता वो नदी किनारे वगैरह। तो केवल स्वर्ण ही नहीं, और भी हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो लोहे का प्रगलन है, लोहे का उपयोग है, हमारे यहाँ से बहुत पहले से होता है। जैसे इन्होंने कहा है कि भारत में पिटवाल हुआ क्या होता है, बहुत पहले से ही आता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ सकता, अभी तो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में जो आप इंटर एग्ज़ाम वगैरह देंगे, ये वाले इंटर एग्ज़ाम नहीं, तो उनमें क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो तत्वों की उपलब्धता सबसे पहले देखेंगे, तत्वों की उपलब्धता कैसे होती है। अब देखो, हमने देखा था कि तत्व जिस चीज़ से पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं अयस्क, ठीक है। ऐसे खनिजों जो जिनमें धातु पाई जाती है, ठीक है, ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है। धातु जिनमें पाई जाती है इसको क्या बोलेंगे, खनिज कहेंगे। और खनिज क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अयस्क। मुद्दे की बात यह है कि खनिजों से क्या पाया जाता है, खनिज किसमें पाए जाते हैं, अयस्क में पाए जाते हैं। जैसे आयरन है, तो उसका अयस्क क्या होगा, हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, सिडराइट होगा, आयरन पिराइट होगा, ये सब इसके अयस्क हैं। इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले सालों में। देखिए ये चैप्टर जो है थोड़ा बोरिंग तो होगा ही, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो है ही। इसके बाद क्या है, कॉपर पायराइट है, CuFeS2 है, मेलेकाइट है, CuCO3, ये सब आपको जो है पढ़ना है। जिंक है, जिंक ब्लेंडी होता है इसका एग्जाम्पल, ये है, ठीक है। तो सब ये सब आपको क्या करना है, देखना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सालों का ही हमने करना है। किसी भी धातु को साफ करने के, या किसी भी धातु को, अब धातु कर्म किसे कहते हैं कि ये जो अयस्क वगैरह है, इनसे प्योर धातु को प्राप्त करने के लिए हम कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेंगी। उन टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। जितने भी धातु होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ गंदगी पाई जाती है, उनको कहते हैं अयस्क, अपयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो धातु को पृथक्करण के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है अयस्क का सांद्रण। वो बहुत कम कम मात्रा में होगा, तो उसको कंसंट्रेशन करना है, उसका बढ़िया ढंग से उसमें से क्या करना है, वो देखना है, ठीक है। फिर जो अयस्क हमने बढ़िया ढंग से उसको सांद्रीकरण उसका कर दिया, कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, उससे हमको करना है तत्व का पृथक्करण करना है। और तीसरा स्टेप क्या है, हमको धातु का शुद्धिकरण करना है। तो यही हमारे 3 स्टेप है मेन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा क्या है, ओर को सेपरेट करना, ओर से मेटल को, जो कंसनट्रेटेड ओर हमने लिया है उससे मेटल को सेपरेट करना, और तीसरा क्या है कि जो मेटल हमको मिला है उसको साफ करना। तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण का मतलब क्या है, जो अयस्क हमको मिले हैं ना, वो खूब सारे अयस्क होंगे, उनसे जो मेन मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन जो उसको है, उसको ज़्यादा, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा, उसका ज़्यादा मात्रा में निकालना।
तो सांद्रण क्रिया से पहले क्या होता है, अयस्कों को श्रेणीगत किया जाता है, जैसे बड़ा है, छोटा है, इससे गैंग होती है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती हैं उनको हटाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अशुद्धि हमेशा गंदी नहीं होती है। ध्यान रखना, अगर लोहे में सोना मिला दिया जाएगा तो सोना अशुद्धि होगा, तो उसका ये थोड़ी हुआ गंदी चीज़ हो गई। अशुद्धि का मतलब यहाँ पे अलग होता है, वैज्ञानिक अशुद्धि का मतलब अलग होता है। उसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज़ होगी तो बेकार ही होगी ना, ऐसा मतलब उसका नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्रवी धावन कहते हैं। द्रवी धावन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वाटर की एक क्या करते हैं, एक बौछार करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो जिनका घनत्व तो ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाते हैं, और जिनका घनत्व तो कम होता है वो क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार एक प्रकार में चूर्णित अयस्क को क्या होता है, ऊपर की ओर बहती हुई तेज धारा में धोया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कण जो होता है जल के द्वारा चला जाएगा और भाई अयस्क बच जाएगा। भाई बहुत आसान चीज़ है। देखो, एक जगह उसको रखेंगे और उसमें क्या करेंगे, पानी की बौछार करेंगे। पानी की बौछार में क्या करेंगे, जो हल्का वाला होगा वो एक तरफ चला जाएगा और जो भारी वाला होगा वो एक तरफ आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सामान्य तौर पर, बहुत बेसिक चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक, अगला देखिए क्या होता है, इसका अलग होता है, इसका अगला भाग है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण जैसे नाम से पता चल रहा है, देखो इसमें चुंबकीय गुण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चुंबकीय गुण का उपयोग किया जाएगा। चुंबकीय गुण का उपयोग करने से क्या होगा, जो वस्तुएं चुंबकीय होती हैं, जैसे लोहा है मान लिया जाए, ठीक है, कोई चुंबकीय चीज़ है, लोहा है, अगर हम लोगों ने उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो क्या हो जाएगा, लोहा एक तरफ चला जाएगा, आकर्षित होकर पृथक्करण हो जाएगा उसका, और बाकी वाला जो आकर्षित नहीं होगा, अशुद्धियाँ, वो क्या हो जाएंगी, चले जाएंगी। जैसे चूर्णित अयस्क है, हमने उसको एक इसके ऊपर डाला, लोहे के ऊपर डाला, तो चुंबकीय रोलर से अगर हम ले गए तो एक तरफ चुंबकीय लोहा चला जाएगा, चुंबकीय रोलर में क्या हो जाएगा, चुंबकीय कण चले जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो एक तरफ चले जाएंगे। अब देखिए, इसका इस्तेमाल क्या और जगह भी कहीं होता है, अब सोचिए जरा, इसका इस्तेमाल और जगह भी कहीं होता है। ठीक है, ठीक, इसका इस्तेमाल क्या होता है और जगह भी, हम लोग कई जगह करते हैं। जैसे कि हाँ, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन होती है, देखो जो आमतौर पे स्क्रैप, कई लोग आपने देखा होगा जो वंचित तबके के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा कि लोहा वगैरह इन चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। और हालांकि वो प्रैक्टिस गलत है, मैं उसका कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं, इनको छांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग करते हैं। जरूरी नहीं है इसका करें, और भी कई तरीके होते हैं इसका हम कर सकते हैं। हम लोग चुंबकीय पृथक्करण के अलावा क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण के अलावा हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इसी के सिद्धांत पर काम करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण की, लेकिन चीज़ अलग होगी। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैदा होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए से क्या होंगे, वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर देंगे, जो नॉन लोहा है जो हमारे काम का नहीं है उसको अलग कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है फेन पलवन विधि। देखिए अभी ध्यान रखना, हम लोग सबसे पहले हम लोग वही विधि कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, फेन पलवन विधि आती है। फेन पलवन विधि किसके लिए काम होती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। यदि सल्फाइड अयस्क है, उसको गैंग से मुक्त करना है, तो इसमें इसका प्रयोग होता है। क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा पाइप लेंगे, उसमें क्या करेंगे, खनिज तेल, और उसको क्या कर देंगे, पूरे को घोल देंगे, और घोलने के बाद क्या कहा जाता है, इसको खूब जोर के हिलाया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, एक वसा तेल वगैरह सब इसमें मिला देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, एक इसकी वजह से, और उसको पूरी तरह से घुमाया जाता है। घूमने की वजह से क्या होगा, इसमें झाग उत्पन्न होगा और इसमें वायु प्रवाहित की जाएगी। झाग उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा, जो हल्के कण है, वो जो एक झाग उत्पन्न होगा, जो हल्के कण है वो फेन में चले जाएंगे। फेन का मतलब होता है झाग। ध्यान रखना, एक टिकिया आती है फेना, डिटर्जेंट जो आता है ना, इसी के आधार पर बना हुआ है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि फेन हल्का होता है, इसलिए इसको मत कर क्या कर सकता है, आराम से निकाल सकते हैं। तो और जो बाकी कण होंगे वो अलग चले जाएंगे। कभी कभी तेल की जगह क्या होते हैं, कई अवनवा का डिटर्जेंट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, सल्फाइड और में, जैसे जिंक सल्फाइड है और PVS है, इन सब का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो फेन पलवन विधि की आपने देखा होगा, इसमें क्या घूर्ण क्षेपणी है, वायु डाला है वहाँ ऊपर से हमने, खनिज तेल डाला है, और इसको क्या कर दिया, अयस्क की लुदगी जो अयस्क है उसको नीचे से डाला है। उसके बाद क्या कर दिया, पूरे को क्या कर दिया, हिला दिया, और पूरे को जैसे ही लाएंगे तो क्या होगा, इसमें पानी झाग उत्पन्न होगा। झाग से क्या होगा, भारी चीज़ ऊपर चले, हल्की चीज़ ऊपर चली जाएगी और भारी चीज़ नीचे आके सेटल जाएगी। तो इसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आराम से उसका निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ZNS PVS इन सब का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इस इन्होंने फिर इसके बाद छोटा सा एग्जांपल दिया, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखें तो देखेंगे एक महिला है, उस महिला ने करा था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने कहा कि एक कपड़े को उन्होंने धोने में पाया कि रेत और अन्य ऐसी गंदगी उसमें गिर जाती है, पर दूसरी बात थी कि कॉपर युक्त यौगिक जो होते हैं वो साबुन की झाग को जकड़कर ऊपर आ सकते हैं, अगर ऐसा करा जाए तो। उन्होंने कहा जब कॉपर वगैरह कर सकते हैं तो क्यों ना हम उसमें करें। तो चट्टानी और ज़मीनी परतों को करने के लिए इसका क्या होता है, व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है।
झाग पलवन विधि का। ठीक है, तो फेन पलवन का हो या झाग पलवन का, एक ही बात है। उसने कहा, उसने देखा जबकि उन्होंने जब वहाँ पे देखा साबुन के झाग में कॉपर ऊपर आ सकता है तो और चीज़ें भी आ सकती हैं। इसका उपयोग करके आज ये आविष्कार जो है बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे ध्यान रखना, अगर नहीं भी किया जाता है तो ये हमारी इंसाइट डेवलप करने के लिए होता है। आप कह सकते हो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, कई किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता है। तो बच्चों इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका कुछ टॉपिक करे, बाकी टॉपिक हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।